हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट है वो एसएससी जीडी, लेखपाल और आरआरबी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है। तो आज ये पहला टेस्ट है इसका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी प्रकार के इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं। तो बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? वेनेजुएला, सिलोन या सी है गुआना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काराकश, और गुयाना की राजधानी क्या है? इसकी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है गुयाना की, वेनेजुएला की है काराकस। अगला क्वेश्चन है सेकंड, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध, महावीर, कपिल मुनि या पिंगल मुनि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं कपिल मुनि। और गौतम बुद्ध की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, महावीर जैन धर्म से, और पिंगल मुनि की बात करें तो ये इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। ठीक है, पिंगल मुनि छंद शास्त्र की इन्होंने रचना की थी। छंद शास्त्र हिंदी में आपने छंद पढ़े होंगे, वो पिंगल मुनि ने ही इसकी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, मतलब प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है भारत में, तो वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, अंग, मगध या फिर वज्जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। अंग की बात करें तो अभी अगर हम आधुनिक समय में बात करें तो अंग कौन सा स्थान है? भागलपुर, जो कि बिहार में है। मगध है दक्षिणी बिहार। ठीक है, और वज्जी है वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो है उस स्थान को बोला जाता है वज्जी। ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम है, जैसे मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तो उससे पहले हम वज्जी बोलते थे, और अंग जो है भागलपुर को बोलते थे, और मगध को दक्षिणी बिहार का जो भाग है उसे बोलते थे। अगला है, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान? सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? सार्क क्या है? सार्क का आपको फुल फॉर्म पूरा याद होनी चाहिए। तो सार्क इसको ऐसे SAARC इस तरीके से लिखते हैं। अगर एस की बात करें तो इसमें होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाए। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें सार्क की, तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है अभी फ़िलहाल का वो है काठमांडू, नेपाल में। मुख्यालय व सचिवालय एक ही जगह है, काठमांडू, नेपाल में। और लास्ट जो 8वां सदस्य है, इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, तो जो लास्ट सदस्य इसमें जुड़ा था वो था अफगानिस्तान। ये 2005 में इसका सदस्य बना था। ठीक है, और 8 जो कौन से इसमें राष्ट्र हैं, तो वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक, दक्षिण एशिया के जितने भी जो देश हैं वो सभी इसके सदस्य हैं। खासकर आपने देखा उसमें हमारे पड़ोसी देश ही हैं, चीन को छोड़कर। ठीक है, तो याद रखना है, चीन को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। चीन जो है इसका पर्यवेक्षक देश है। इसमें जो है 9 देश ऐसे हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। अगला है 6, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड, 260 मीटर पर सेकेंड, 405 मीटर पर सेकेंड या 1493 मीटर पर सेकेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है।
अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विशुवियस, पोपा, कोटापेक्सी या फिर किलायू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटापेक्सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। कोटापेक्सी जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इसका स्थान कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ठीक है, कोटापेक्सी इक्वाडोर में है। बात करें विशुवियस की तो ये जो है ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब एकदम शांत ज्वालामुखी है और ये जो है इटली में है। पोपा की बात करें ये म्यांमार में है, ये शांत ज्वालामुखी है, शांत है। और किलायू की बात करें तो ये हवाई द्वीप पर है, जो कि अमेरिका के पास हवाई द्वीप पड़ता है, वहाँ पर है। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा, पंतनगर, पूसा, लखनऊ? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। 20 का राइट आंसर है। अगला है 9 क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? दिल्ली, भोपाल, असम या देहरादून? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगला है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ये एशिया की बात हो रही है, तो ए रुड़की, बीजिंग, सुमात्रा या लाहौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। ठीक है, तो रुड़की जो है वो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला है वंदे वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1906 में। स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, अगला है एंटेमोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? एंटेमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? कीटों के, सर्पों के, छिपकली के या फिर शैवालों के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कीटों के। अगर हम बात करें सर्पों के अध्ययन की तो सर्पों के अध्ययन में ऑफ्यूलॉजी बोला जाता है। अगर हम बात करें सर्पों के जो सांप होते हैं उसके विष का अध्ययन करने के लिए तो वो होता है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और छिपकली की बात करें तो ये है सैरोलॉजी और शैवालों की बात करें तो फाइकोलॉजी। ठीक है, कीटों का हमने बता दिया एंटोमोलॉजी, सर्पों का होता है ऑफ्यूलॉजी, छिपकली का होता है सैरोलॉजी और शैवालों का फाइकोलॉजी। ठीक है, अगला है किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों के अंत का जो है बताया गया है, उपाधियों के अंत के बारे में। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 22 है इसमें मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी और उसके रोकथाम के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा दी गई है। ठीक है, अगला है 14, तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। 14 की बात करें तो राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों को एक राष्ट्रभक्ति गीत है जो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि प्रदीप, अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि प्रदीप। ठीक है, कवि प्रदीप। अगला क्वेश्चन है अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंबिसार? अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिष्क के। ठीक है, 16 क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 169 के तहत संसद को ये शक्ति है कि वो इस विधान परिषद की का गठन और विघटन कर सकता है। ठीक है, 169 के तहत। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 169(1), आर्टिकल 162 और आर्टिकल 73? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 161। आर्टिकल 143 की बात करें तो ये भाग 4 में है और ये राज्य के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूर और श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार है
मजदूरों और श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार है उद्योगों के प्रबंधन में। और अनुच्छेद 162 की बात करें तो इसमें राज्य की कार्यपालिका की जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति का विस्तार किया जाता है। और 73 में संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है और 170 और यहाँ पर अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अगला है पावनार आश्रम की स्थापना किसने की? अरविंद घोष, विनोबा भावे, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। पावनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की है। 19 क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन था? अग्नि, वायु, नासत्य या इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इंद्र थे। तो डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CSIR आपने सुना होगा। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रथम कौन थे? इस CSIR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, CN राव या जगदीश बसु। आपको याद होना चाहिए CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर वर्तमान की बात करें इसके अध्यक्ष की तो अभी फ़िलहाल नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हैं। और बात करें महानिदेशक की वर्तमान तो शेखर सी मांडे इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ये टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते। तो थैंक यू।